इस वीडियो में हम क्लास 10th के सोशल साइंस का पेपर हम देखने जा रहे हैं, जो कि लास्ट ईयर 2024 के अंदर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। ये सेट 1 है। हम इसका आंसर देखने जा रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस के। इससे पहले जो 1 से लेकर 20 तक था, जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस थे, उसको हमने लास्ट वीडियो में हमने कर लिया है। इससे हम देखेंगे कि आज जो अति लघु स्तरीय प्रश्न है उसको हम इसमें देखने वाले हैं। उसका एक एक करके आंसर हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि यही क्वेश्चंस जो होते हैं वो आने वाला जो 2026 में बोर्ड है इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का साम्राज्य था। इस कथन का विश्लेषण करना है। 19वीं शताब्दी के अंदर जो गरीबी और भूखमरी बड़े स्तर पे देखने को मिलता है यूरोप के अंदर। देखो इसका आप आंसर इस प्रकार से लिख सकते हो कि 19वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के अंदर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, बेरोजगारी अपने चरम पर थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, खाद्य पदार्थों की कमी थी, महंगाई बहुत ज्यादा थी। तो इसलिए कहा गया कि 19वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के अंदर भूख और गरीबी का साम्राज्य हुआ करता था। तो इस तरीके से ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें से आप कोई भी 2 पॉइंट इसमें से आप लिख सकते थे। इसके अलावा अगला जो है 22वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि देश के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा किस प्रकार से एक आधारभूत आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूछ रहा है कि अगर देश का आर्थिक विकास करना है तो ऊर्जा किस प्रकार से इसकी एक आवश्यकता है, आधारभूत आवश्यकता है। तो देखिए ऊर्जा का मतलब बिजली से है। तो अब देश की जो अर्थव्यवस्था होती है पूरी पूरी इस पे डिपेंड होती है, क्योंकि अब कृषि जो क्षेत्र हो गया या उद्योग वाला क्षेत्र हो गया या परिवहन हो गया, सबके सब इस ऊर्जा पर डिपेंड है। इसके अलावा देश के अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा है वो ऊर्जा पर डिपेंड है। तो इस तरीके से आप 2 पॉइंट लिख सकते हो कि देश के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है। तो इसके आप आंसर को इस प्रकार से लिख सकते हो। देखिए अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र जैसे कृषि हो गया, विनिर्माण हो गया, परिवहन हो गया, घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उपयोग वस्तु के उत्पादन में किया जाता है, इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है। इसके साथ साथ देश के अंदर वस्तुओं का उत्पादन होता है तो व्यापार बढ़ता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसके आंसर को 2 नंबर का था, आप कोई भी इस तरीके से 2 पॉइंट लिख सकते थे। इसके अलावा अगला है वो देखने को मिलता है हमें कि देखिए इसमें दो क्वेश्चन है अथवा में करके भी, ठीक है, तो दोनों को देखेंगे। तो पहला है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था में संविधान की भूमिका का परीक्षण करना है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर भारत के अंदर संघ व्यवस्था है तो संविधान की उसमें भूमिका क्या है, संविधान किस आधार पर संविधान की क्या भूमिका रही है भारत के अंदर संघ शासन व्यवस्था को लागू करने के लिए। तो हमें ये देखने को मिलता है कि भारत के अंदर एक संघ शासन व्यवस्था है, ठीक है, और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि संविधान में कुछ ऐसी बातें लिखी गई जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि भारत एक संघ शासन व्यवस्था वाला देश है। देखिए इसके आंसर को आप इस प्रकार से लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 23 था ना। देखिए जैसे भारत में 3 स्तर की सरकारों के क्षेत्र का संविधान में वर्णन है, ठीक है। पहला पॉइंट आप लिख सकते थे कि भारत के अंदर सरकार के जो 3 स्तर हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, इनके जो अधिकार क्षेत्र है इनका संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि कौन सी सरकार का क्या काम होगा, ठीक है। और जो वो है वो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। संघ सूची में जो विषय आते हैं उस पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में जो आता है उस पर केवल स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, सेंटर भी बना सकता है प्लस स्टेट भी बना सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर एक ही विषय पे, एक ही टॉपिक पे सेंटर ने भी बना दिया कानून, स्टेट ने भी कानून बना दिया, तो ऐसे में सेंटर का मान्य होगा, स्टेट का रद्द हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 स्तर की सरकारें हैं, तीनों स्तर की सरकारों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से यहाँ पे वर्णन है, इसलिए कहा जा सकता है भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। इसके अलावा सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और उसके अधिकार की संविधान में गारंटी है, ठीक है। और जब कभी भी इनके बीच मान लेते हैं सेंटर और स्टेट को लेकर मतभेद हो जाता है कि एक ही विषय पे दोनों कानून बनाते हैं, और फिर कोई मतलब इस बात पे विषय मतलब मतभेद हो जाता है कि सेंटर का जो केंद्र सरकार कहती है हमारा विषय है, स्टेट कहता है ये हमारा विषय, तो ऐसे कंडीशन में ये भी कहा गया है, संविधान में लिखा गया कि ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल अंदाजी देगा और सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि वो जो कार्य क्षेत्र होगा वो किसके अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके से संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन है जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि भारत एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 था, हमने इसको देख लिया, 2 नंबर का था, ठीक है। ये 5 नंबर का भी आ रखा है और 3 नंबर का भी आ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो रखा है, बस हल्का सा इसमें क्या है, इसमें लैंग्वेज की थोड़ा घुमा रखा है इसमें। देखिए अगला है अथवा में और दिया है कि भारत में
संघात्मक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का वर्णन करना है कि भारत के अंदर अगर संघीय शासन व्यवस्था है तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका है। अभी हमने पढ़ा कि जब कभी सेंटर और स्टेट के बीच मतभेद हो जाता है एक ही विषय को लेकर, तो ऐसे में जो इनका जो सॉल्व कराता है वो सुप्रीम कोर्ट ही है, सर्वोच्च न्यायालय ही है जो इनको इनका ये मतभेद कराती है। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है, जो सर्वोच्च न्यायालय इसके पास ये पावर होती है कि वो संविधान की पुनर्व्याख्या कर सके, संविधान को पढ़ के वो दोबारा बता सके कि सही मायने में क्या क्या बातें चीजें लिखी हुई है संविधान के अंदर। तो इसके आंसर को देखते हैं। देखिए 23वीं का जो बी था उसका आप आंसर इस प्रकार से लिख सकते थे कि सर्वोच्च न्यायालय, देखिए सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं की देखरेख करती है कि संविधान में क्या प्रावधान है, कौन कौन सी प्रक्रिया है, इनकी देखरेख करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के शक्तियों का विभाजन को लेकर किसी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय में, ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की पुनः व्याख्या करने का अधिकार है। ठीक है, ये बताने का, ये डिसाइड करने का कि संविधान में सही मायने में क्या लिखा हुआ है, उसको पालन किस प्रकार से होना चाहिए, ये बताने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो इस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका है संघीय व्यवस्था के अंदर। देखिए 23वां में कर लिया, दो दो नंबर का थे दोनों। अगला है 24वां क्वेश्चन, ये भी 2 नंबर का है। ये पूछा गया है कि जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है किस प्रकार से वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, मतलब जो प्रौद्योगिकी है इसके कारण कैसा योगदान, किस प्रकार से योगदान रहा है कि वैश्वीकरण फैला है। ठीक है, वैश्वीकरण के फैलाव में। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है जब एक देश की अर्थव्यवस्था का अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ती है तो वैश्वीकरण बनता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ए और बी देश है। ठीक है, अब मान लेते हैं ए देश इससे व्यापार कर रहा है, बी इससे व्यापार कर रहा है, तो अगर ये आपस में व्यापार कर रहे हैं तो इनकी अर्थव्यवस्था जुड़ती है और यही वैश्वीकरण कहलाता है। यहाँ से लोगों का आवागमन होगा, पूंजी का आवागमन होगा, वस्तुओं का आवागमन होगा, तो इस लेन देन को ही कहते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, हमें पढ़ना है कि ऐसे में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का क्या योगदान रहा है। तब देखिए टेक्नोलॉजी क्या होता है, जब इंटरनेट आ गया है, मोबाइल फोन आ गए हैं, तो ऐसे में क्या कर सकता है व्यक्ति, मतलब एक देश में रह रहे विश्व के अन्य देशों से व्यापार आसानी से कर सकता है। इसके अलावा जब टेक्नोलॉजी आ गया है, जैसे मान लेते हैं जो हवाई जहाज की जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, अब ऐसे में क्या है, अब ये इतनी अच्छी हो चुकी है और इतनी सस्ती हो चुकी है कि आम व्यक्ति भी अब इसका प्रयोग करके एक देश से दूसरे देश में आसानी से जा सकता है, लोगों का आवागमन हो रहा है, पूंजी का आवागमन हो रहा है। तो इस तरीके से प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का वैश्वीकरण को फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप इसका आंसर को इस प्रकार से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि जो इंटरनेट है, दूर संचार के माध्यम से दूर दूर तक आसानी से व्यापार किया जा सकता है, लोग एक देश से दूसरे देश में तीव्र आवागमन संभव हो गया है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो इस तरह 2 नंबर का था, आप 2 पॉइंट इसमें लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 24वां कर लिया। अब देखते हैं बाकी जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25वां ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न समुदायों, क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित किया है, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करिए। ठीक है, अब इसमें ये कंफ्यूज हो सकता है कि ये मतलब यूरोप वाले, ये फ्रांस वाले का है। ठीक है, फ्रांस और यूरोप का है ये राष्ट्रवाद, या फिर भारत में है। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसमें मेंशन नहीं है कि भारत के संदर्भ में लिखना है, यूरोप के संदर्भ में लिखना है। तो हमें इन सब चीजों का उपयोग करना है कि विभिन्न समुदाय के बारे में, क्षेत्र के बारे में, भाषाओं के बारे में हमें इसके आधार पर बताना है कि किस प्रकार से सामूहिक अपनेपन की भावना को उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसके आंसर का इस प्रकार से लिख सकते हो। हालांकि 3 नंबर में आए हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ रखा, कई बार रिपीटेड हो रखा है। तो जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ नया नहीं बनता है, जो क्वेश्चन होते हैं बार बार यही रिपीटेड होते हैं जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, बस हल्की सी उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो देखिए आप इसके आंसर को इस प्रकार से लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 25 ना, देखिए कोई भी आप इसमें से 3 पॉइंट लिख सकते हो। जैसे राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली भाषा का उपयोग करना चाहिए। अगर देश के अंदर सामूहिक अपनेपन की भाषा, अब सामूहिक अपनेपन की भावना को उत्पन्न करना है तो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए जिससे लोग आसानी से समझ सके। ठीक है, वहां की मतलब लोकल लैंग्वेज, जो की लोकल लैंग्वेज है, स्थानीय लैंग्वेज है, उसका उपयोग किया जाना चाहिए। इससे लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना का जो प्रचार है या फिर जो जागृति है वो जल्दी होगी, लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना जल्दी से उत्पन्न होगी। इसके अलावा व्यापक रूप से चित्रों का और रूपों का प्रयोग किया गया, क्योंकि अगर जब हम ऐसे बात करें कि राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, तो इस तरीके से एक ये इसका कोई रूप नहीं हुआ है। ठीक है, एक अमूर्त विचार होगी, जिससे हमने सिर्फ ये कह दिया कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना हमें जागृत करना है। तो राष्ट्रवाद से कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है राष्ट्रवाद, लेकिन अगर इसी राष्ट्रवाद को हम एक रूपक दे दे, चित्र के माध्यम से समझाए। ठीक है, जैसे हमने भारत माता करके हमने एक महिला बना दिया, उसको एक तिरंगा पकड़ा दिया। ठीक है, और इस तरीके से हमने एक उसका चित्र बना दिया। तो ऐसे कंडीशन में लोगों के अंदर
एक रूप बन जाता है, ठीक है, एक चित्र बन जाता है, एक छवि बन जाती है। इससे लोग अपने आप को ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो इस तरह राष्ट्रवादी भावना जागृत करने में चित्रों का और रूपकों का प्रयोग किया जाने लगा। इसके अलावा राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रशंसा में रचनाएं, जो लोग शहीद हो गए थे या फिर देश की जो मतलब प्रमुख प्रमुख उपलब्धियां हैं, उस पर कई सारी कविताएं, कहानियां, किस्से वगैरह लिखे जाने लगे, जिससे लोग उससे प्रेरित हो और राष्ट्रवादी भावना उनके अंदर जागृत हो। इसके अलावा राष्ट्र ध्वज को तैयार किया गया, झंडे को तैयार किया गया। इतिहास की पुनः व्याख्या मतलब इतिहास के उन पलों को लिखा गया, उन कालों को का वर्णन किया गया जिसमें कभी ये राष्ट्र जो होते थे स्वतंत्र हुआ करते थे, वहां पे सभी लोग खुश थे, ठीक है, हर प्रकार की स्वतंत्रता थी। तो ऐसे पलों का ऐसे और एक ऐसा टाइम जब वो देश जो होता था बहुत ज्यादा प्रगति कर रहा था, बहुत अमीर हुआ करता था, समृद्ध हुआ करता था। तो इतिहास की ऐसे टाइम की पुनर्व्याख्या की गई जब इस प्रकार से देश को दर्शाया गया था। लेकिन अब क्या होता है, वर्तमान में 18वीं 19वीं शताब्दी के आसपास जो विदेशी शक्तियां हैं उन्होंने देश पे कब्जा कर लिया है और वहाँ की संस्कृति, उनका इतिहास को बिल्कुल ही दबा दिया है, उनको इतिहास को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। इसके अलावा लोक कथाओं की खोज की गई और उनका संरक्षण किया गया, क्योंकि इन लोक कथाओं में लोगों की मूल परंपराएं नजर आती हैं, ठीक है, इससे लोग बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं। तो राष्ट्रवादी भावना जागृत करने में इन चीजों का एक अहम रोल रहा है। इसके अलावा ये 25वां क्वेश्चन को हमने देख लिया। अगला है देखिए 25वां क्वेश्चन में जो अथवा वाला है, ये भी देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, ये है कि महात्मा गांधी के विचार और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करना, 3 नंबर में कई बार रिपीटेड हुआ है, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी का स्वराज का विचार और मजदूरों के लिए अपनी ही समझ थी। मतलब महात्मा गांधी के लिए स्वराज का मतलब कुछ और था, लेकिन मजदूरों ने इसको अपने अनुसार देखा, उनकी अपनी समझ थी। उदाहरण के माध्यम से समझाना है, देखिए आप इसका आंसर कैसे लिख सकते थे। तो देखिए इसका बी का, देखिए असम में बागान में काम करने वाले मजदूरों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ था वह जब चाहे इन 4 दीवारों से बाहर निकल सके, ठीक है। गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब था कि देश के ऊपर से ब्रिटिश शासन हट जाए, ठीक है, और अपना जो देश का जो स्वशासन है वो स्थापित हो जाए। मतलब ब्रिटिश सरकार पूरी तरीके से छोड़ के चल जाए, हम अपना शासन खुद चला लेंगे, भारतीयों को आजादी मिल जाएगी इस गुलामी से। गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब ये था। लेकिन इनके लिए स्वराज का मतलब, आजादी का मतलब क्या था? तो इनके लिए स्वराज का मतलब ये था और आजादी का मतलब ये था कि वो जो जब चाहे उन 4 दीवारों से उन बागानों से निकल के बाहर जा सके। इसके अलावा उनके लिए आजादी का मतलब था कि वो अपने गांव से संपर्क कर सके, ये उनके लिए आजादी का मतलब था। और जब उन्हें पता चला कि यहाँ पे असहयोग आएगा, ठीक है, तो जब उन्हें पता चला कि असहयोग के बारे में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, तो उनको लगता था कि अब गांधी राज आ गया है और गांव में अब उनको जमीनें मिल जाएंगी। स्वराज का मतलब ये था ताकि उनको जमीनें मिल जाएंगी। इसलिए वो बागान छोड़ के वो काम करने वाले जो मजदूर है वो अंग्रेजी अधिकारियों की अवहेलना करना शुरू कर दिया और बागान छोड़कर अपने अपने गांव लौटने लगे। इस प्रकार से मजदूरों के लिए स्वराज का मतलब ये था कि बागान के 4 दीवारों से बाहर निकल सके, अपने गांव से संपर्क कर सके। गांधी राज आ गया था, अब उनको जमीनें मिलेंगी। तो इनके लिए स्वराज का मतलब कुछ ब्रिटिश सरकार से ऐसा नहीं था कि देश को आजाद कराना था, ये अपने इनका अपना ही एक स्वार्थ था। तो ये आप इसमें आंसर आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमने 25वां क्वेश्चन हमने पूरा देख लिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 3 नंबर में पूछा गया है, एक ये पूछ रहा है कि भारत में मोटे अनाज की कृषि की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करना है। तो देखिए मोटे अनाज में क्या होता है, किसी भी 3 विशेषताएं आप लिख सकते हो। जैसे तो मोटे अनाज जितने भी होते हैं इसमें पौष्टिक आहार बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा मोटे अनाज के लिए क्या आर्द्र क्षेत्र चाहिए होता है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि वहां पे बारिश चाहिए होता है, कम सिंचाई में भी हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये ऐसे स्टेट है जहाँ पे जो मोटा अनाज है इनके उत्पादन ज्यादा होते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26वां था। देखिए 26वें को भी देख लेते हैं। मोटे अनाज की विशेषता बतानी थी, तो मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज है। यह जो ये सॉरी फसलें आएगा, जो ये फसलें हैं ये आर्द्र क्षेत्र में उगाई जाती है, मतलब सूखा क्षेत्रों में उगाया जा सकता है, उनके लिए बहुत ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। प्रमुख जो ज्वार उत्पादक राज्य है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश इत्यादि हैं। और जो रागी है इसके लिए लाल, काली, रेतीली, दोमट मिट्टी अच्छी प्रकार मानी जाती है। तो ये इसमें से कोई से भी आप 3 पॉइंट आप इसके आंसर में आप लिख सकते थे। तो ये तरह 26वां क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो देखिए 27वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की भूमिका। यहाँ पर जनमत निर्माण का मतलब होता है जनता को अपने पक्ष में करना,
ठीक है, ये कहलाता है जनमत निर्माण। तो राजनीतिक दलों की क्या भूमिका रहती है, किस प्रकार से राजनीतिक दल जनता को अपने पक्ष में करते हैं। तो देखिए इसका आप आंसर इस प्रकार से लिख सकते थे कि जो राजनीतिक दल है ये मुद्दों को उठाते हैं और उन्हें उजागर करते हैं। ठीक है, वो इशू को उठाते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं कि जनता के पास ये कमी है, जनता को ये चाहिए, और इस तरीके से उन मुद्दों को ये बड़ा बनाते ताकि लोगों का वो विश्वास जीत सके और आने वाले इलेक्शन में उनको वोट मिल सके। इसके अलावा पार्टियों के पास पूरे देश में पहले से ही लाखों कार्यकर्ता होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जितनी भी जो पार्टी होती है उनकी पूरे देश के अंदर लाखों कार्यकर्ता होते हैं। अब जो लाखों कार्यकर्ता है ये उन पार्टियों की विशेषताओं को, उन पार्टियों के कार्यक्रमों को, उन पार्टी की उपलब्धियों को मतलब प्रचार के माध्यम से, ठीक है, मतलब अन्य माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि लोगों का वो विश्वास जीत सके। इसके अलावा पार्टियां लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करती है और उनका विश्वास जीतने का प्रयास करती है। और जितनी भी जो पार्टी होती है वो लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाते हैं ताकि आने वाले इलेक्शन में वो वोट मांग सके। तो इस तरीके से राजनीतिक दल जनमत निर्माण का कार्य करती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 अभी देख लिया। ठीक है, अब लास्ट के जो 2 क्वेश्चन बचे हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि जो संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उल्टा है, कथन की व्याख्या करना। अब देखिए जो एकात्मक शासन व्यवस्था, इसमें क्या होता है, हमें बताना है कि संघीय शासन व्यवस्था बिल्कुल उल्टा है। किस प्रकार से कह सकते हैं, तो देखो एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही स्तर की सरकार होगी, लेकिन जो संघीय शासन व्यवस्था है यहाँ पे 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में सारी शक्ति एक जगह होती है, लेकिन संघीय शासन व्यवस्था में जो शक्ति होती है वो विकेंद्रीकरण होती है, शक्तियों का बंटवारा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारी पावर एक ही संस्था के पास है या एक ही व्यक्ति के पास है, तो बाकी वो अपना कंट्रोल स्थापित कर सकता है। लेकिन संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा होता है, जहाँ पे शक्तियों का यहाँ पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो एकात्मक शासन व्यवस्था है ये बिल्कुल उल्टा है संघीय शासन व्यवस्था के। तो आप इसके आंसर को देखो कैसे लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 28वां देखिए, एकात्मक शासन व्यवस्था में एक स्तर वाली सरकार होती है। यहाँ पे तार, यहाँ पे एक स्तर वाली सरकार है, यहाँ पे स्तर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्तर की सरकार होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में सारी शक्ति एक जगह केंद्रित होती है, लेकिन जो संघीय शासन व्यवस्था है इसमें अलग अलग स्तर की सरकारें होती हैं। संघीय शासन व्यवस्था में प्रत्येक स्तर की सरकारों का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। ठीक है, और यहाँ पे शक्तियों का विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। तो इस आधार पर कह सकते हैं जो संघीय शासन व्यवस्था वो एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उल्टा है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। देखिए ये जो अगला क्वेश्चन ये है, देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं विभिन्न विषयों से, तो कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करना 3 नंबर में आया है। देखो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29वां, देखिए अलग अलग लोगों के लिए विकास का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है, जो एक दूसरे के विपरीत भी हो सकता है। मतलब एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वो दूसरे व्यक्ति के लिए विकास नहीं भी हो सकता, ये कह रहा है। ठीक है, कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विकास का लक्ष्य हो सकता है, और जो विकास का लक्ष्य हो सकता है वो एक दूसरे के विपरीत भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एक इंजीनियर है, अब उसके लिए विकास का अर्थ है कि ज्यादा से ज्यादा बांध बने देश के अंदर, सड़कें बने, इमारतें बने, शहरीकरण हो। एक इंजीनियर के लिए विकास का लक्ष्य ये है। तो वहीं पे जो बांध बनने से जो स्थानीय लोग हैं ये प्रभावित होंगे, आदिवासी लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। ऐसे में स्थानीय लोगों के लिए विकास का अर्थ है कि उन्हें रोजगार मिले, स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ वातावरण मिले। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे इंजीनियर के लिए विकास का लक्ष्य कुछ और है, और जो यहाँ के स्थानीय लोग, आदिवासी लोग, इनके लिए विकास का लक्ष्य कुछ और है। अब इंजीनियर के जो विकास का लक्ष्य है वो तबाही है इन लोगों के लिए। तो इस तरीके से एक ये कह रहा है कि एक दूसरे के लिए विपरीत भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो अब हमने क्या किया, हमने 1 से लेकर जो इसका 29 तक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हमने जो 1 से लेकर 20 तक जो मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन है उसको हमने कंप्लीट किया है। इसके अलावा जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है उसको हमने इसमें कवर कर दिया है। इस तरह से हम छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहे ताकि क्या बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके से मैं कम से कम 10 से 12 जो PYQ क्वेश्चन है सोशल साइंस के, मैं उसको कंप्लीट कराने वाला हूँ। अब इसका करने का फायदा ये होगा कि अगर आपने इन पेपर को कर लिया तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन आपको आने वाले जो बोर्ड एग्जाम जो 2026 है इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इससे आपका जो स्कोर होगा वो सोशल साइंस के अंदर बढ़ जाएगा।